नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया, लेकिन इस विश्वास मत को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि वो चाहते थे कि इस प्रस्ताव पर वोटिंग हो, लेकिन स्पीकर ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, बल्कि ध्वनि मत से ही ये विश्वास मत पारित कर दिया। और इसके बाद जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तब भी कांग्रेस और शिवसेना के तीखे सुर दिखाई दिए और सवाल बार बार यही उठाया जा रहा है कि अगर बहुमत था देवेंद्र फडणवीस सरकार के पास तो फिर वोटिंग से क्यों भागे। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर राज्यपाल का विरोध करते ये शिवसेना और कांग्रेस के विधायक हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस के विश्वास मत को अवैध बताते हुए विरोधियों ने 20 मिनट तक राज्यपाल विद्यासागर राव की गाड़ी रोके रखी। विधान भवन गेट के यहाँ पर शिवसेना के विधायकों ने राज्यपाल की गाड़ी को रोका था, उनसे बात करी थी, उनके खिलाफ घोषणा दी थी। और अब कांग्रेस के जो विधायक है सारे यहाँ विधान भवन के जो गेट है, जो मेन गेट है, वहाँ पर उन्हें रोकते हुए उनके खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ घोषणा दे रहे हैं, राज्यपाल वापस जाइए, इस पर की घोषणा है। जब राज्यपाल अंदर अभिभाषण दे रहे थे तब भी विपक्ष विरोध जता रहा था। सारा मामला वोटिंग की जगह ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल करने का है। अगर दूध का दूध, पानी का पानी करने का होता तो मतदान लेना चाहिए था। नियम 23 स्पष्ट कहता है कि इस ऐसे वक्त पे आपको सदन में मतदान लेना चाहिए। शिवसेना का दावा है कि बीजेपी में फूट पड़ गई है और फडणवीस और गडकरी के गुट बन गए हैं और नितिन गडकरी समर्थक विधायक प्रस्ताव के खिलाफ में वोट देने वाले थे, इसलिए सरकार ने ऐसा कराया। इनका बहुमत है ही नहीं, क्योंकि गडकरी जी को साथ देने के लिए जो 40 सदस्य आए थे, शायद वो मतदान नहीं करने वाले थे, शायद। और इसके लिए सरकार डर गई। स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए शिवसेना और कांग्रेस राज्यपाल से शिकायत करने जा रही है। दोनों पार्टियों ने इस विश्वास मत को लोकतंत्र का गला घोंटने वाला बताते हुए फिर से बहुमत साबित करने की मांग की है। तो एक मत से वहां पर सरकार, बीजेपी सरकार का अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त ये हुआ था, उन्होंने एक मत पे वो सरकार चली गई थी। यहाँ पर कम से कम 25 सदस्य कम है, फिर भी ये सरकार वहाँ पे रहने के लिए जिस तरीके से चाल की गई है वो हम नाकाम करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी कुल 287 विधायक हैं। बीजेपी के पास 121, शिवसेना के पास 63, कांग्रेस के पास 42 और एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। सदन में अन्य विधायकों की संख्या 20 है। शिवसेना और कांग्रेस सरकार के खिलाफ में थी, लिहाजा बिना एनसीपी के समर्थन के बहुमत साबित कर पाना संभव नहीं था। प्रस्ताव के वक्त सदन में एनसीपी का रुख क्या रहा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन देखिए, जो ध्वनि मत से हुआ है इसको लेकर कंफ्यूजन बरकरार है कि एनसीपी ने सपोर्ट किया है। इसके बारे में आपको जानकारी केवल स्पीकर ऑफिस दे सकते हैं, बिकॉज ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एनसीपी सरकार को समर्थन की बात पहले से कह रही थी, लेकिन चुनाव में जिस तरीके से एनसीपी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया था, उसके बाद से समर्थन का प्रस्ताव बीजेपी के लिए ना तो निगलते बन रहा था और ना ही उगलते। एनसीपी का समर्थन हमने न कभी मांगा है, न हम कभी उनके पास गए हैं। एनसीपी ने खुद होके हम लोगों को समर्थन दिया है। अब जब कोई खुद होके समर्थन देता है तो हम क्यों नकारे उसको। अब सवाल ये है कि क्या एनसीपी के समर्थन को देखते हुए स्पीकर ने ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव को पास कर दिया, या फिर बीजेपी के विधायकों में एकता नहीं होने का जो दावा शिवसेना कर रही है, उसके डर से विश्वास प्रस्ताव को पास कराया गया। पर यही सवाल अब लगातार उठ रहा है कि अगर बहुमत था तो फिर वोटिंग क्यों नहीं कराई गई। इस पर हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में वोटिंग से आखिर क्यों भागी बीजेपी। कांग्रेस और शिवसेना लगातार इसे लेकर हमला बोल रहे हैं। क्या बीजेपी को पार्टी टूटने का डर था? ये बात शिवसेना की तरफ से कही गई है। वक्त रहते विपक्ष ने वोटिंग की मांग क्यों नहीं कही? स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि वक्त रहते विपक्ष की तरफ से वोटिंग की बात नहीं की गई। और इसके साथ ही एक अहम सवाल ये भी कि एनसीपी के नेता समर्थन की बात पर आखिर शर्मा क्यों रहे हैं? एनसीपी चाहती है कि स्पीकर हाउस से एनसीपी का स्टैंड पूछा जाए। एनसीपी खुद क्यों नहीं ये बात सामने बता रही? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह उठ रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में अगर फडणवीस सरकार के पास बहुमत है, जिसका आप लोग दावा करते आए हैं, तो वोटिंग से क्यों भागे आज?
कोई नहीं भागा वोटिंग से, मगर वक्त रहते वोटिंग की मांग करनी चाहिए थी। ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि वॉइस वोट के माध्यम से नो कॉन्फिडेंस मोशन का नतीजा तय होता है, ये पहले से होता आ रहा है। आपने जिस समय वॉइस वोटिंग की उस समय कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, मगर जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो रहा था तब बीच में अचानक इनको याद आ गया कि अच्छा वोटिंग कराना था और खड़े होकर वोटिंग की डिमांड करने लगे। तो ये बीच में क्यों याद आया? उनको पहले जब प्रोसीजर चल रहा था उस समय डिमांड करना था। शिवसेना से हमारे साथ उनके प्रवक्ता अरविंद भोसले साहब मौजूद है। अरविंद जी, आपको नियम नहीं पता था क्या? आप लोगों ने वोटिंग की मांग तब क्यों नहीं की जब इसकी जरूरत थी? महाराष्ट्र की जनता के साथ आज सबसे बड़ा अन्याय हो चुका है और आज बीजेपी ने विश्वास मत हासिल नहीं किया है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता का विश्वासघात किया है। और आज का दिन, आज की 12 नवंबर की तारीख महाराष्ट्र के इतिहास में काले दिन के तौर पर मनाई जाएगी। अरविंद जी, नियम का नहीं पता था क्या आप लोगों को? मत हासिल करने अरे बीजेपी तो कह रही है हम नहीं भाग रहे थे वोटिंग से। आप लोगों को जब कहना चाहिए था कि हमें डिवीजन चाहिए, उस वक्त आपने ये नहीं कहा। आपने तब कहा जब सारा काम हो गया था। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, वो जो भी है ऑन रिकॉर्ड है और इसके ऊपर आगे काफी पहल होने वाली है। ये चोरी छुपाने वाली बात है, लेकिन चोरी छुपेगी नहीं, ताकि भाजपा के अंदर जो असमंजस है, भाजपा के अंदर जो फूटगिरी है, भाजपा के लगभग 48 विधायक कल रात देर तक भाजपा के 48 विधायक, जिसमें से 40 विधायक माननीय नितिन गडकरी से जुड़े हुए हैं और 8 विधायक उत्तर महाराष्ट्र के जो नेता है, गद्दावर नेता एकनाथराव खडसे, उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे 48 विधायक ये देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं और वो वोटिंग के दरमियान भाजपा के खिलाफ ना जाए, और खास करके एनसीपी जिसके खिलाफ पूरे चुनाव अभियान में भाजपा ने वोट मांगे हैं। एनसीपी ने जब तय किया कि हम लोग फ्लोर पे जाके वोटिंग कर ली भाजपा के साथ, तभी ये जो डलिया है और ये सब डले में आने वाला जो सब पूरा गणित था भाजपा के, तो उस चोरी से छुपने के लिए और एनसीपी के साथ, ठीक है, अरे भाई साहब, जब आपको ये बात पता थी, जब आपको ये पता थी कि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, तो आपने पहले डिवीजन मांगना था। आप वॉइस वोट पे क्यों एग्री हो गए? शिवसेना कब तय करेगी शिवसेना की डिसीजन लेनी है? चुनाव से लेके आज तक शिवसेना हमेशा डिसीजन में कंफ्यूजन फैलाती है। पूरा दिन भर वहीं पे थे। जो भाजपा ने जो संबित पात्रा जी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं वहां पे आज हम लोग दिन भर थे, वहां पे क्या चल रहा था हम अपने आंखों से देख रहे थे। नहीं अरविंद जी, देखिए ये बात समझ से परे है। आप अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि आपने डिवीजन की मांग कब की, आपने डिवीजन की बात कब की? क्या आपने तब की जब ध्वनि मत की जो प्रक्रिया है ये शुरू होने वाली थी? क्या आपने तब बात की? आपने कब पूछा इसके लिए? देखिए, एक विश्वास मत का जो एक सवाल था, वो सवाल पूरा होने के बजाय जब आधा हो गया और आधा होने के बाद तुरंत, पूरा भी वो सवाल हुआ नहीं था, आधा होने के बाद तुरंत जो स्पीकर है उनकी ये चालाकी थी कि उन्होंने तुरंत अर्रा वाला जो डिसीजन ले लिया और जो अनुकूल जो है, अनुकूल और प्रतिकूल, ये शब्द का इस्तेमाल करने के बाद, अनुकूल के बाद प्रतिकूल के आने के ऊपर बजाय उन्होंने सीधा विपक्ष की तरफ अपनी जो चाल चलनी चालू की। और उस समय हाउस के अंदर जो गड़बड़ मच गई, जो लोगों के ऊपर जो आनातानी जो मच गई, उसका सहारा उठाते, उसका फायदा उठाते हुए भाजपा ने ये काफी अच्छी तरह से गेम खेलने की कोशिश की। संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी ने सब कुछ मैनेज किया है। सब बाहर आ रहा है, भाजपा के अंदरूनी फूट और एनसीपी के साथ जुड़ा उनका जो तालमेल था। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। संबित जी, एक सवाल और है विजय का, वो आगे हम लेंगे, लेकिन संबित जी, यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आप लोगों ने ये पूरा मैनेज किया है और स्पीकर पर आरोप लग रहे हैं। 2 क्लैरिफिकेशन दे। बिल्कुल नहीं, कोई मैनेज नहीं हुआ है। बहुत स्पष्ट रूप से स्पीकर ने भी अभी कहा है और हम सब ने पूरे विषय को देखने के बाद बड़े जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जब वॉइस वोट पे विषय आया तो सबने उस समय पार्टिसिपेट कर लिया। जब एलओपी का चयन चल रहा था नेता प्रतिपक्ष का, तब उस समय इनको याद आया कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो करते हैं हंगामा। अच्छा, वो कह रहे हैं ये सब रिकॉर्ड पर है। पहले क्यों हंगामा याद आया? और दूसरा मैं अपने से संबित जी, वो वीडियो आप सामने क्यों? हाँ, दूसरा एक मैं पूछना एक सेकंड
एक सेकंड। देखिए, दूसरा विषय है कि मैं शिवसेना से निवेदन करूंगा कि दूसरों के घर में ताका झाकी ना करे। हमारे विधायक क्या बात कर रहे थे, कौन से ब्रांड की चाय पी रहे थे, ये सब वो क्यों हमारी खिड़की में झांक रहे हैं, जब उनके घर में सब कुछ ठीक नहीं है। ये दूसरों के घर में झांक रहे हैं। क्यों नहीं करते? अरे भाई, बहुत सारे सवाल एक साथ हो रहे हैं। अटल जी का वो 13 दिन की सरकार, ठीक है नहीं, आपके ऊपर तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आपने वॉइस वोट को नकार करके डिवीजन के लिए आखिर बोला भी था या नहीं बोला था, वही संशय के घेरे में है। लेकिन संबित पात्रा जी, जो बात विजय यहाँ पर उठा रहे हैं कि रिकॉर्डिंग फिर सामने लानी चाहिए, उससे आप लोगों का स्टैंड मजबूत होगा, या फिर जिसे शिवसेना कह रही है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं संवित जी, एक बहुत ही छोटा नेहा जी, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ, अरे एक सेकंड, मैं पूरा कंप्लीट तो कर लूं। रिकॉर्डिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस, ये हाउस का प्रॉपर्टी है। और देखिए, यहाँ पे संविधान का कानून है, कुछ भी गड़बड़ होगा और रिकॉर्डिंग छुपा के बैठ लिया जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में रहेगा। हाँ। ये हाउस की प्रॉपर्टी है, इसको सभी लोग देखेंगे। और आज अगर स्पीकर ने जिम्मेदारी के साथ बयान दिया है तो स्पीकर ने पूरे प्रोसीजर को आप कह रहे हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है रिकॉर्डिंग। मुझे एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक से पहले अरविंद जी बहुत संक्षेप में, आप लोग मांग करेंगे कि ये रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो? हाउस की प्रॉपर्टी है, हाउस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग है इसे सार्वजनिक करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा विवाद हो गया, मांग करेंगे आप अरविंद जी? देखिए, कल जो हंगामी स्पीकर थे, उनका जो चार्ट था, उनकी जो कार्यक्रम पत्रिका थी, कल के जो हंगामी स्पीकर थे उनकी जो कार्यक्रम पत्रिका थी, उस कार्यक्रम पत्रिका में लास्ट मूवमेंट पे काफी फेरबदलाव किया गया। और आपके जो स्पीकर आ चुके हैं, वो स्पीकर कहते हैं जो कल की जो कार्यक्रम पत्रिका मुझे मालूम नहीं है, ये मैंने बनाई नहीं थी। मैंने जो आने के बाद तुरंत बनाई, वो तुरंत जो बनाई हुई जो पत्रिका थी, उसमें भी काफी नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं अरविंद जी। मैं कह रही हूँ, आप इतना बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, जो विश्वास मत हासिल किया गया उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की मांग तो कर सकते हैं ना, उस पर भी क्यों गोलमोल जवाब आ रहा है? मेरे साथ और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ एनसीपी से अतुल लोंढे साहब भी मौजूद हैं। अतुल जी, आपकी पार्टी से सबसे अहम सवाल तो ये है कि आप लोगों ने दरअसल विधानसभा के अंदर आज जब विश्वास मत हो रहा था, किया क्या? नहीं, देखिए, हमने किया क्या, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की जरूरत क्या है। हमने हमारी भूमिका 19 तारीख के बाद लगातार दुनिया मीडिया के सामने, जनता के सामने रखी है। तो आज भी सार्वजनिक कर दीजिए। सीधी भूमिका ये है कि आज क्या हुआ विधानसभा में, उस तरह के हालात कोई भी अवस्था नहीं। सार्वजनिक क्या है, जब ध्वनि मत से विश्वास ठराव पारित हो रहा था, तब विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभानी चाहिए थी। वो तो आज भी उनकी ये डाइकोटॉमी है कि आज भी उनको ये पता नहीं है कि उनको विरोध में रहना है या सरकार में जाना है। हमने हमारी भूमिका जो स्पष्ट रखी थी, उस भूमिका को आज भी हम स्टकअप है। आज भी हमारी भूमिका ये है। अतुल जी, आप ये कह रहे हैं आज जब ध्वनि मत हुआ उस दौरान आप लोगों ने बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया, आपके विधायकों ने बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया। नहीं, आप एक बात समझ लीजिए कि जब हमको स्थिर सरकार चाहिए था तो हमारा विरोधी मत मांगना या डिवीजन मांगना हमारा काम था ही नहीं। नहीं तो आपने समर्थन किया या नहीं? अशोक जी, ये घुमा फिरा के क्यों बात हो रही है? एनसीपी का स्टैंड समझ नहीं आता। नार्वेकर जी कहते हैं स्पीकर हाउस से पूछिए हमने क्या किया, मांग लेना चाहिए था। ऐसा क्यों? एनसीपी के साथ प्रॉब्लम है। शरद पवार कहते हैं पहले दिन कि हम समर्थन देंगे बिना शर्त। उसके बाद वो कहते हैं कि हमको एक स्थिर सरकार चाहिए। उसके बाद वो कहते, सुनो, उसके बाद वो कहते हैं कि हम अब्सटेंड हो जाएंगे हाउस में। फिर आज सुबह कहते कि नहीं, हम हाउस में वोटिंग करेंगे। जब आप कंफर्म कर चुके हैं वोटिंग करेंगे, तो आप बताइए कि ध्वनि मत में आप साथ थे। मैं वही सवाल तो पूछ रही हूं। उसमें भी आप महाराष्ट्र की जनता, एक लाइन का जवाब है इसका। रिकॉर्ड कब तक बचाएंगे? सबको मालूम है स्थिर सरकार के लिए आप बीजेपी के साथ है। तो बताइए कि आपने वोटिंग किया, खत्म करिए। अशोक जी, एक बात मेरी आप एक बात आप अशोक जी
अशोक जी, एक बात आप समझ लीजिए, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पवार साहब ने भी इस बात को सबके सामने कई बार स्पष्ट किया, प्रफुल्ल भाई पटेल ने भी कई बार स्पष्ट किया कि हमको स्थिर सरकार चाहिए। सभागृह में जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके मुताबिक हम लोग, हमारा समर्थन उस बात पे रहेगा। हाँ। जब सभागृह में ध्वनि मत से बहुमत पारित हो चुका था तो फिर हमारी भूमिका का सवाल कहाँ था? हम हमारी भूमिका के साथ आज भी ध्वनि मत के दौरान आपने क्या किया सर? सवाल तो नहीं है, इतना कठिन सवाल तो नहीं है। सरकार जवाब कठिन हो रहा है आपके लिए, सवाल बड़ा सीधा है, जवाब देना क्यों कठिन हो रहा है? कितनी ये जो बात है आपकी कितनी घुमा फिरा के है। बीजेपी के पास समर्थन था नहीं, आपके भरोसे वो उसमें गए विश्वास मत में, और आप ये कहते कि उनके पास समर्थन था इसलिए हम चुप रहे। और अतुल जी, जब आप लोगों की पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं होता तभी ये सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी को अंदर खाने कोई डर था जिसकी वजह से ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल किया गया और वोटिंग के लिए आगे ये प्रक्रिया नहीं बढ़ाई गई? संबित जी, मुझे मालूम है आप इस पे जवाब देना चाहते हैं। आज विधानसभा में दरअसल हुआ क्या, ये सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं कि विश्वास मत हासिल करने के दौरान क्या कुछ हुआ। लेकिन आज भाजपा विधानसभा में विश्वासदर्शक ठराव पास नहीं कर सकी। आज नियम की पायमल्ली करने का काम, घटना की पायमल्ली करने का काम आज विधानसभा में भाजपा ने किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर विश्वास मत के दौरान जो कुछ हुआ वो कैमरे पर कैद नहीं है, इसलिए कयासों और आरोपों का दौर जारी है। विरोधी वोटिंग की मांग कर रहे हैं जबकि ध्वनि मत से सरकार को बहुमत हासिल हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद पर निर्विरोध चुने जाने के बाद हरिभाऊ बागड़े के लिए एक अभिनंदन प्रस्ताव लाया गया। सदन की कार्रवाई में अगली बारी थी कि विधानसभा में विपक्ष का नेता पद तय हो, लेकिन हरिभाऊ बागड़े ने इस क्रम को बदल दिया और कहा कि पहले विश्वास मत लिया जाए। इस पर मुंबई से बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने सरकार के पक्ष में विश्वास मत लाया। जैसे ही बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि ये विश्वास मत का प्रस्ताव जो है वो ध्वनि मत के साथ पारित होगा, और उन्होंने कहा कि हाँ के बहुमत के साथ जो है वो हाँ के आवाज दे। वैसे ही बीजेपी के सारे विधायक खड़े हो गए और दोनों हाथ ऊपर कर हाँ कहने लगे। इसी नारेबाजी के बीच हंगामा हुआ और इसी हंगामे के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार का विश्वास मत का प्रस्ताव पारित हो गया। होयचा बहुमत, प्रस्ताव सम्मत। स्पीकर हरिभाऊ बागड़े के ये शब्द सुनते ही विपक्ष जोरदार हंगामे के साथ वेल में कूद आया। शिवसेना और कांग्रेस के तमाम विधायक वेल में आ गए और हाथ उठाकर मांग करने लगे कि अब विश्वास मत के प्रस्ताव पर पोलिंग कराया जाए, जिस पर स्पीकर पूरी तरह से असहमत थे। भारी शोर शराबे के बीच हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। एनसीपी की रणनीति थी कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट डालेगी। ऐसा करके उसे बीजेपी के साथ जुड़ने का मौका भी मिल जाता और उसकी अहमियत भी बढ़ जाती, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि अध्यक्ष ने ध्वनि मत से विश्वास मत पर वोट करने का प्रस्ताव लाया। सदन में विश्वास मत सत्ताधारी पार्टी पेश करती है, इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। ध्वनि मत से भी विश्वास मत हासिल किया जा सकता है, लेकिन स्पीकर के नतीजे का ऐलान करते वक्त ही अगर एक भी विधायक इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए वोटिंग की मांग करता है तब वोटिंग कराई जाती है। ध्वनि मत से कोई भी निर्णय लिया जा सकता है सदन के अंदर, नितांत वैध माना जाएगा। लेकिन ध्वनि मत से निर्णय लिया जा रहा हो उस समय अगर कोई भी सदस्य, एक सदस्य भी खड़े होकर डिवीजन की मांग करे तो स्पीकर का दायित्व बनता है कि डिवीजन कराए। विश्वास मत हासिल करने वाली बीजेपी कह रही है कि जब वोटिंग की मांग करनी चाहिए थी तब विपक्ष ने ऐसा नहीं किया और उन्हें विश्वास मत हासिल हो गया। सत्ता के बाजू से जो घोषणा है तो विरोध में जिन्होंने पोल मांगना चाहिए था वो किसी ने पोल नहीं मांगा और इसलिए विश्वासदर्शक प्रस्ताव पारित हुआ। फिर नेता प्रतिपक्ष चयन की बात आई, उस समय फिर कुछ लोगों ने पोल की मांग की, तब तक विषय आगे जा चुका था और इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे कानून से, नियम से सरकार का विश्वास मत किया। फिलहाल शिवसेना और कांग्रेस राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम के चलते महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का विश्वास मत विवाद का मुद्दा बन गया। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब भी जुड़ गए। मीम साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले संबित जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं विजय के आपसे। जी विजय। संबित जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो
अभी हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि हमारे संवाददाता कह रहे थे कि जैसे ही एक विधायक ने विश्वास मत सामने रखा तो स्पीकर ने कहा कि इस पर ध्वनि मत से फैसला होगा। सामान्य नियम और परंपरा दोनों ये कहते हैं कि जब भी अल्पमत वाली सरकार का मामला हो तो ऐसे में स्पीकर वोटिंग से पहले पूरी सदन की राय लेता है कि पूरा सदन क्या चाहता है, ध्वनि मत से हो या ध्वनि मत से नहीं हो, कि बिल्कुल सीधा पहले वोटिंग करा दी जाए या पहले ध्वनि मत हो उसके बाद डिवीजन हो उसके बाद वोटिंग कराई जाए। तो इस नियम और परंपरा इस दोनों का पालन यहां सीधा सीधा नहीं किया गया है और फिर अल्पमत की सरकार के समय यह जरूरी हो जाता है कि ध्वनि मत के साथ साथ वोटिंग भी हो, डिवीजन भी हो। तो दो चीजों की अवहेलना हुई है। वैसे तो स्पीकर साहब विशेषाधिकार है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्यों नहीं शिवसेना के और कांग्रेस के जो आरोप हैं उनको बल मिलता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई? देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मगर एक लाइन में मैं पहले निंदा करूं जिस प्रकार से आज पहली बार गवर्नर को चोट पहुंचाया गया है। मैं निंदा करता हूं उन तमाम विधायकों का जिन्होंने इस प्रकार का नृशंस काम किया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जैसे लोगों पर चोट पहुंचाने का काम किया है। ये पहले कभी हमने नहीं सुना था। दूसरा, जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आप देखिए, आज सुबह से ये तय हो गया था क्या होना है। अगर कांग्रेस, अगर शिवसेना ये कॉन्फिडेंट होती अपने संख्या को लेकर तो स्पीकर का चुनाव निर्विरोध नहीं होता, वो अपने कैंडिडेट को खींचते नहीं। अपने संख्या को लेकर कांग्रेस भी जानती थी, अपने संख्या को लेकर शिवसेना भी जानती थी, इसलिए स्पीकर का चुनाव निर्विरोध हुआ। और जहां तक सदन के अंदर जो हुआ वो बहुत स्पष्ट रूप से अभी आपके सामने रखा गया। जब पूरा प्रोसेस चला ध्वनि मत का, उस समय एक भी विधायक अगर अपोज करता खड़े होकर तो उस प्रोसेस को नहीं किया जाता। जो बात विजय कह रहे हैं कि अल्पमत की सरकार हो तो डिवीजन होता है, वोटिंग होती है। नेहा जी, एक सवाल राय लेता सदन की। सभी जी छोड़ दीजिए, एक मिनट नहीं, आप लोग सब लोग साथ नहीं बोलेंगे। एक मिनट, परंपरा है जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल नहीं, उनके हाँ बोलिए नियुक्ति होती है तो उस समय चुनाव किया नहीं जाता है और अब तक मैं उत्तर दे रहा था, मैं पूरा कर लूं। भाजपा का कहना यह है, अच्छा ठीक है, आप पहले पॉइंट पे उत्तर दे रहे हैं ना। जो प्रवक्ता है उनसे मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र विधानसभा की अब तक की परंपरा है कि जब विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनकी जो नियुक्ति की जाती है उस समय चुनाव नहीं किया जाता है। और खासकर जब देवेंद्र फडणवीस जी ने जब शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब या कांग्रेस के साथ जब उन्होंने जो रिक्वेस्ट थी कि अब तक की परंपरा चली आ रही है कि महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है आपने उसको मान लिया, लेकिन अभी वो पॉइंट नहीं चल रहा है सर। हम निभाएंगे। संबित जी, सवाल ये है कि जो विजय कह रहे हैं एक लाइन में, अगर अल्पमत की सरकार है तो वोटिंग होना जरूरी है, पहली बात ध्वनि मत के बाद वोटिंग होना जरूरी है। संबित जी उल्टा अगर समझो आरोप करने का रवैया है, ठीक है अरविंद जी रखिए आप अपनी बातें, फिर आगे आपके पास संबित जी की बात सुन लेते हैं, उसी समय उन्होंने क्लियर करेंगे। जो होना चाहिए वो हो जाने दीजिए, फिर देख लेते क्या होता है। ठीक है अरविंद जी रखिए आपने अपनी बात। संबित जी, अरविंद जी, अल्पमत की सरकार ध्वनि मत के बाद इसमें वोटिंग भी होती है। पहली बात तो एक सेकेंड अरविंद जी, पहली बात मैं आपके एक मिसकंसेप्शन को क्लियर कर दूं। 1952 में महाराष्ट्र की असेंबली बनी और ऐसा नहीं है कि स्पीकर का चुनाव कभी नहीं हुआ। 1999 में स्पीकर का चुनाव हुआ था, इसलिए ये कहना कि परंपरा के अंतर्गत आप लोगों ने हटा लिया ये ठीक नहीं है। संख्या ना होने के कारण आपने हटाया, ये सही है। ठीक है, चलिए और जहां तक सदन के अंदर का विषय है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा हमने। अभी आपने संविधान के एक्सपर्ट को सुना, संविधान के एक्सपर्ट को सुना, सुभाष जी खुद कह रहे थे कि ध्वनि मत से पारित होता है, मगर जब उन्होंने जो कल बिनती अरविंद जी, मगर जब अपोज करता है तो तुरंत डिवीजन के माध्यम से चुप रहिए, बाद में हमने चुप रहिए, सुनने तो दीजिए क्या कह रहे हैं बीजेपी वाले। संबित जी, आप ये कह रहे हैं क्योंकि विजय ने ये पॉइंट उठाया कि अगर अल्पमत की सरकार है तो ध्वनि मत के बाद हाँ सदन की एक तो राय ली जाती है और उसके बाद ध्वनि मत के बाद वोटिंग भी होती है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इससे इत्तेफाक नहीं रखते आप? मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको अपोज करता अपने स्टिप्यूलेटेड टाइम पीरियड में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब मौजूद हैं। मीम साहब, सवाल ये उठ रहा है बीजेपी की तरफ से कि क्या आपको नियम का ज्ञान भी है? यही बात स्पीकर ने कही कि सही वक्त पर वोटिंग की मांग नहीं की गई। और दूसरा, जो 5 विधायक सस्पेंड हुए हैं आपकी पार्टी के, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो 5 विधायक सस्पेंड हुए हैं
उसके बारे में अभी मेरी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, किस वजह से हुए और उसमें उनका रोल भी था या नहीं था, किसने इसकी इंक्वायरी की और इमीडिएट इतना जल्दी फैसला क्यों लिया गया। दूसरी अहम बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो आज की जो वोटिंग हुई है उसके बारे में जो यहाँ मेरा ख्याल है सारी बहस में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि स्पीकर ने जब डिवीजन करना ही था, उनको करना ही चाहिए था, इसलिए कि किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी और उनको हर हालत में डिवीजन करना चाहिए था, चाहे डिमांड करते या ना करते, उनको करवाना चाहिए था। इसलिए कि बाद में कंफ्यूजन फैल सकता था जो फैल गया। और ये सरकार आज की तारीख में मैं समझता हूं एक ऐसी सरकार है जो गैर कानूनी है और गैर आईनी है। नहीं मीम अफजल साहब, वो तो स्पीकर का विशेषाधिकार है, उस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था? आप लोगों ने क्या वोटिंग के लिए बात की थी और जब कहा था तो कब कहा था? देखिए, ये मुझे नहीं मालूम है कि वोटिंग के लिए हमने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन सीधी बात यह है कि जब किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो स्पीकर का ये फर्ज था कि उनको वोटिंग करानी चाहिए थी। अभी आपको देखा, आपने एक एक्सपर्ट जो बैठे हुए थे वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है, उनसे ज्यादा मैं भी नहीं जानता हूं नियम और मैं पार्लियामेंट में रहा हूं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर एक भी आदमी कोई कहता है कि डिवीजन चाहिए तो डिवीजन होना चाहिए था। ठीक है, और ये नहीं हुआ। एक नंबर ने तो कम से कम कहा है, अब पता नहीं मुझे वो कांग्रेस का था या किसका था। मैं शिवसेना के पास एक मिनट संबित जी, मैं कानूनी बात है ये तो। मैं जाना चाहूंगी शिवसेना के पास। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आप तो विश्वास मत साबित कर दिया है फडणवीस की सरकार ने, आप अब आगे क्या करेंगे? अब आप देखिए, हैरानी तो इस बात की है कि पूरी महाराष्ट्र में जिसके खिलाफ भाजपा ने प्रचार करके वोट मांगे थे, जबकि भाजपा तो अब की बार पिछले विधानसभा के चुनाव के दायरे से 13% से लेकर 27% तक वोट मिले। मेरा सवाल कुछ और है अरविंद जी, वक्त कम है मेरे पास। 15 सालों क्या करेंगे आप? मत दो भाई, सवाल का जवाब दो। बीजेपी ने तो कर दिया सिद्ध, विश्वास मत अपना बहुमत साबित कर दिया, आप लोग क्या करेंगे आगे? मैं कहना चाहता हूँ, एनसीपी जिस राष्ट्रवादी की जगह जेल में होनी चाहिए थी, आज वो राष्ट्रवादी भाजपा मुझे लग रहा है बीजेपी के विश्वास मत हासिल करने से ज्यादा आपको तकलीफ इस बात की है कि एनसीपी क्यों समर्थन दे रही है, आपकी जगह क्यों ले रही है? मैं आती हूं आपके पास, एक मिनट। लेकिन अतुल जी, बहुत संक्षेप में, आप इसी तरह समर्थन देते रहेंगे बीजेपी को जब हर कदम पर आप रहस्य बनाकर रखेंगे ताकि बीजेपी इसी चिंता में रहे कि पता नहीं क्या हो रहा है? राष्ट्रवादी अतुल जी, सत्ता में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया था उसकी वजह से जेल में होनी चाहिए थी। ठीक है, रखिए आपने अपनी बात सर, दूसरे को बोलने दीजिए। बार बार क्लियर किया है और हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि हमारा ये कलेक्टिव और कॉन्शियस डिसीजन है कि महाराष्ट्र में अभी सर आप बहुत फिलोसफिकल हो रहे हैं। आप आज की बात तो बता नहीं रहे कि आज ध्वनि मत में क्या हुआ था। अशोक जी, बहुत संक्षेप में हमने सवाल पूछे। पात्रा जी मेरा सवाल आपसे है, बहुत छोटा सवाल है। बीजेपी के ब्लैकमेल होने के दिन आ गए। एक मिनट माननीय पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने आवाज बुलंद होती है बीजेपी को ब्लैकमेल। अरे भाई हमारा सपोर्ट कभी भी नहीं। अरविंद जी चुप रहिए, जी आपके लिए बहुत अहम सवाल। भाषण नहीं। पात्रा जी, मेरा एक सवाल है सिंपल सा, सदन में क्या हुआ ये छोड़ दीजिए, एक छोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको पूछता हूँ, क्या आपसे आपके 121 विधायकों ने जोर से चिल्ला के 145 का मैच किया या आपके पास 145 की स्ट्रेंथ थी? यदि थी तो कौन कौन और पार्टियां आपके साथ थी, क्या आप ये बता सकते हैं संक्षेप में? देखिए, सबकी ध्वनि इतनी थी कि मैं अपने मत जल्दी से रख दूंगा। अब आप देखिए, सदन के अंदर आप एनसीपी से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या ध्वनि किया। अब एनसीपी अगर सदन के अंदर उचित ध्वनि नहीं करती तो अभी वो उनका ध्वनि कुछ और होता। तो स्वाभाविक रूप से हर कोई जानता है, उन्होंने कहा है कि हमने ध्वनि सही हाँ किया होगा। और आप बताइए हम क्या करते? तो एनसीपी आपके साथ करते, पात्रा जी इनका मुंह बंद करते। पात्रा जी स्वाभाविक रूप से। पात्रा जी एक मिनट, एक सीधा सवाल, क्या एनसीपी ने जो नितिन गडकरी कैंप की है और एकनाथ खड़से के कैंप की, वो ध्वनियां दबाने के लिए तो नहीं हुआ ध्वनि मत। चलिए, ये चर्चा के लिए मेरे पास इतना ही वक्त है, मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।